नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया में स्टडी विद इस्माइल। आज हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंटिन्यू रहेगा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण और उसके सामान्य परिचय। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण एवं सामान्य परिचय। इसके सामान्य परिचय। भाषा, हिंदी भाषा होता क्या है? हिंदी भाषा विचार प्रकट करने वाला माध्यम भाषा कहलाता है। यानी विचार प्रकट करने वाला माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक। अब ये भाषा क्या होता है? भाषा जो है एक भास धातु से मिलकर बना हुआ है। भास धातु से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इस भास का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ठीक है दोस्तों। भाषा क्या होता है? विचार प्रकट करने वाला माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा भास धातु से मिलकर बना है और भाषा का अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए भाषा किस धातु से मिलकर बना है? भास धातु से। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आइए पढ़ते हैं व्याकरण। अभी हम सामान्य परिचय ही दे रहे हैं, हालांकि मुझे आज पढ़ना है वर्णमाला, जो कि मैं वर्णमाला ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम समझा दें कि हिंदी भाषा होता क्या है, व्याकरण होता क्या है, इसके सामान्य परिचय हम बता दें आप लोगों को। तो अगर देखा जाए भाषा में सबसे सरल भाषा क्या होता है? सरल भाषा क्या होता है? सबसे सरल भाषा मौखिक होता है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, एक दूसरे से आसानी से एक दूसरे समझ जाते हैं। अगर एक प्रॉपर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे की भाषा एक दूसरा समझ जाता है कि हाँ, वो हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए सरल भाषा क्या होता है? मौखिक होता है। मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी? सबसे कठिन भाषा, तो सबसे कठिन भाषा होगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? सांकेतिक भाषा मतलब जैसे हमने इशारा किया वन। अब इस वन का मतलब क्या है, आप इस वन का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना। इस वन का मतलब एक होता है, इस वन का मतलब कोई एक वस्तु मांगा जा रहा है, इस वन का मतलब जैसे सिंबल में हम लोग कहते हैं टॉयलेट जाने के लिए वन। तो इसके कई होते हैं जो कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है। इसलिए सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होगा और सबसे सरल भाषा मौखिक होगा। ठीक है। इसी तरह भाषा का कुछ और सामान्य परिचय हम दे दें। थोड़ा सा भाषा का सामान्य परिचय हम दे दें। भाषा के अंतर्गत आता है बोली। भाषा से पहले एक आता है बोली। तो बोली एक होता है भाषा, एक होता है मातृभाषा, एक होता है राजभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। मैं सामान्य सा परिचय दे रहा हूँ, अभी कोई मुझे उतना विस्तार से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हाल ही में बीएड का एंट्रेंस है, हाल ही में वन रक्षक का एंट्रेंस है कंपटीशन वाला, तो उतना टाइम बचा नहीं है कि विस्तार से पढ़ा जाए। लेकिन सामान्य है, क्रैश कोर्स टाइप पढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी इतना कोशिश करेंगे कि हाँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके, इसमें आ सके। तो बोली क्या होता है? एक क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्र में मतलब किसी एक क्षेत्र में बोला जाता है।
क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, क्षेत्र सीमित होता है बोली। और ये भाषा क्या होता है, क्षेत्र का विस्तार होता है। किसी एक पर्टिकुलर भाषा में क्षेत्र का विस्तार होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ले लीजिए, अब जैसे मान लीजिए अपने यूपी में ही है, मान लीजिए यूपी में पूर्वांचल है, अवधि है, हाँ, तो वो क्षेत्र होता है एक, तो उस क्षेत्र में होता है। और एक बोली होता है जो किसी पर्टिकुलर किसी शहर में बोला जाता है, ठीक है, तो ये क्षेत्र विस्तार होता है इसका। मतलब बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, और भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तार होता है, क्षेत्र विस्तार होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करिएगा, तो फिर कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और मातृभाषा आप लोग जानते होंगे, मातृभाषा जो परिवार से या समाज से मिलता है उसी को मातृभाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो परिवार एवं समाज से मिलता है या समाज से विस्तार होता है, समाज में विस्तारित होता है, समाज से मिलता है, मान ऐसे लिख लीजिए आप, समाज से मिलता है, ठीक है, या समाज में मिलता है। राजभाषा क्या होता है, प्रशासन की कामकाज की भाषा होती है। जो प्रशासन होता है, प्रशासन की काम काज की भाषा होती है, कामकाज की भाषा होती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा क्या होता है, अधिकांश, राष्ट्रभाषा जो होता है अधिकांश या ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र द्वारा यूज किया जाता है, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा यूज किया जाए, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा उपयोग में लाया जाए, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा उपयोग में लाया जाए, ठीक है। जैसे अभी देखिए धीरे धीरे अंग्रेजी का यूज पूरा संपूर्ण देश कर रहा है, भले ही टूटी फूटी कर रही है, ठीक है। तो ये हम भाषा का छोटा मोटा परिचय हमने ले लिया, सामान्य परिचय जो कहते हैं, तो सामान्य परिचय हमने ले लिया। अब थोड़ा परिचय देते हैं व्याकरण। व्याकरण होता क्या है, व्याकरण मतलब इसको अगर विच्छेद किया जाए तो धन करण, हाँ, इसको व्याकरण, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो व्याकरण वो होता है, व्याकरण से हमें, व्याकरण का अर्थ ही होता है विचार, ठीक है। तो व्याकरण का मतलब होता है वर्ड विचार। व्याकरण से हमें शब्द विचार मिलेंगे, व्याकरण से हमें वाक्य विचार मिलेंगे। यानी वर्ड को समझने में, शब्द को समझने में और वाक्य को समझने में ये व्याकरण हमारी पूरी मदद करता है, ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो वर्ड विचार में हम लोग को पढ़ना है, जैसे इसको हम यहाँ थोड़ा सा नोट कर दे रहे हैं। व्याकरण से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, व्याकरण किसमें हमारी मदद करेगी, तो व्याकरण हमारा वर्ड विचार में मदद करेगा कि कैसे हम वर्ड को बोलें, कैसे हम वर्ड को लिखें, ये वर्ड विचार करेगा। दूसरा कर सकता है शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार, ठीक, शब्द विचार पे इसी व्याकरण की मदद से हम वाक्य भी लिखते हैं, ठीक है, वाक्य विचार कर सकते हैं, यानी वाक्य के बारे में पढ़ सकते हैं, वाक्य कैसा शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखो वर्ड से मिलके शब्द बनता है, शब्द से मिलके वाक्य मिलता है, ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये छोटे क्लासों में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वर्ड विचार। पहला हमारा टॉपिक है वर्ड विचार, जो कि आज हमारा मेन मोटिव वही था पढ़ाने का, लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा बहुत ही भाषा का ज्ञान होना जरूरी था, इसलिए है थोड़ा बहुत करना था। लेकिन वर्ड विचार का थोड़ा सामान्य सा परिचय यहाँ दे देते हैं, फिर हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ड विचार, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग ठीक है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं वर्ड विचार। तो वर्ड विचार होता क्या है, वर्डों का शुद्ध उच्चारण, लेखन, प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जो ये वर्ड विचार है, ये वर्डों का शुद्ध लेखन एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है, ठीक है, प्रयोग का ज्ञान कराता है। थोड़ी राइटिंग हमारी गंदी है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा तेज़ी में लिखने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने,
इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ज्ञान कराता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ड बना किससे, वर्ड बना किससे है, मेन मोटिव ये है वर्ड बना किससे है। ये वर्ड बना है, वर्ड ध्वनि से मिलकर बना है। ध्वनि, वर्ड जो है ध्वनि से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे हमने कुछ बोला आ या ई ऊ, तो जो हमारे मुंह से निकल रही है, जो हमारे जिह्वा से, होठ से, कंठ से, तालु से, जैसे भी वायु द्वारा सांस हम ले रहे हैं कर रहे हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं टकरा के कुछ ना कुछ आवाज़ निकल रही है, वही आवाज़ें वर्ड के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे कह दें भाषा की सबसे छोटी, मतलब ये जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि, ये भाषा की, यानी ये जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। सबसे छोटी मौखिक इकाई है ये, ठीक है। सबसे छोटी मौखिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मौखिक, ये मौखिक ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ये ध्वनि है, ठीक है। ये ध्वनि ही सबसे छोटी होगी। और अगर लिखित पूछ ले तो, कि लिखित सबसे छोटी कौन सा है, ये तो मौखिक है, लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सॉरी, इकाई क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है, वर्ड है। क्या लोग समझ पा रहे हैं। सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारा क्या है, ये ध्वनि है, ठीक है। सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ये दोनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इकाई है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक है। अब वर्ड कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को मालूम ही होगा। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड होती हैं दो तरह के, ठीक है। वर्ड होती हैं दो तरह की, कौन कौन, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो कि स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्र का अर्थ ये है कि इस स्वर को बोलने में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए स्वर को स्वतंत्र बोलते हैं। और व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन जो है ये स्वतंत्र नहीं होता, ठीक। क्यों स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि इस व्यंजन को बोलने के लिए हमें इस स्वर की मदद चाहिए। जैसे देखो, हम मान लीजिए क लिखे हैं, तो ये क तो अक्सर अधिकतर किताबों में क ऐसे ही लिखा रहता है, और ऐसे लिखा भी होता है, लेकिन क को अगर तोड़ा जाए तो क ये आधा है और इसमें स्वर छिपा हुआ है, तब जाके हम ये क बोलते हैं, ठीक है। समझ पाए, तो ये होता है। अब आइए हम लोग स्वर पढ़ते हैं। स्वर होता क्या है, स्वर, स्वर को पहले हम लोग लिख लें। हालांकि आप लोग जानते होंगे स्वर कितने होते हैं, तो मैं लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ। ये हो गया, ये छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, बहुत लोग को तो ये भी नहीं आता, ए, ओ, औ, अंक, आह। कहीं कुछ भूल रहे हैं हम लोग, नहीं ना। कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्वर कितने हुए, 13 हुए। हाँ 13 बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर ये पूछता है कि कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो इन दोनों को लेकर 13 है, इन दोनों को लेकर 13 है। लेकिन अगर मूलतः आंसर अगर देना है, एग्जाम में अगर पूछता है स्वर कितने होते हैं मूलतः, तो मूलतः स्वर होते हैं, मूलतः स्वर होते हैं कितने, ये जो बाकी बच रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 होते हैं। मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और टोटल जो स्वर में, स्वर के एक ग्रुप में रखा गया है, अगर पूरे समूह को पूछा जाए, समूह को, तो 13 होते हैं। लेकिन मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक।
अच्छा, अब इस 11 में भी एक और चीज़ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप आंसर क्या देंगे। अब अगर पूछ ले कि मात्रात्मक स्वर कितने हैं, मात्रात्मक स्वर कितने हैं, मतलब जो जिसमें मात्राएं लगी हुई हैं। हालांकि मात्रा तो सब में लगी हुई हैं, लेकिन एक ये छोटा आ जो है ये ऐसा है जो उदासीन है, मतलब इसमें कोई मात्रा का अलग सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर इसको लिखना है तो कोई मात्रा हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इनका मात्रा है, इसका मात्रा, इसका मात्रा, इसका मात्रा है। तो अब क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। कि मात्रात्मक यानी मात्रा वाला कितने स्वर है, तो 10 स्वर है। ठीक। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये क्यों हट गया, आखिर इनको आप ब्रैकेट में क्यों किए। तो इनको ब्रैकेट में हम इसलिए किए क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह अगर क्वेश्चन में आता है कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, तो अंक और आहा होते हैं। ठीक है, अंक और आहा होते हैं अयोगवाह। ठीक। अब ये अयोगवाह, इनको स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों स्वर की श्रेणी से हटा के 11 ही कर दिया गया। हालांकि आंसर तो 13 होना चाहिए था, लेकिन 11 आ रहा है मूलतः स्वर। तो इसको इसलिए किया गया है क्योंकि इनका यूज व्यंजन के साथ नहीं होता है। अयोगवाह, अयोग वाह, मतलब ये अयोग, मतलब ये किसी का जुट नहीं सकते, मतलब जुट के चल नहीं सकते। वाह माने वाहन करना, मतलब किसी के साथ जुटते नहीं है ये। ठीक है, ये हो गया, इसीलिए इनको अयोग वाह बोला गया है। अंक आहा ये हो गया, इनका ये आंसर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो व्यंजनों व्यंजनों थोड़ा गलती हो गया, जो व्यंजनों के साथ, जो व्यंजन के साथ वहन नहीं होते, नहीं होते हैं, नहीं होते, ये सिर्फ ये सिर्फ ये सिर्फ स्वर के साथ जुटते हैं। ये सिर्फ स्वर के साथ प्रयुक्त प्रयुक्त होते हैं या जुटते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक। अच्छा, अब इस स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वर को उनकी मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है। तो स्वर को मात्रा, ये तो अलग अलग हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इनका ये। ठीक। अब हम स्वर को मात्रा के आधार पर बांटेंगे। स्वर को मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो बांटों में भागा गया है। पहला कौन सा है, हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, एक और है उसको बोलते हैं प्लुत, एक और है जिसको बोलते हैं प्लुत। चलिए इसी साथ वो भी पढ़ लिया जाएगा। तो ये हर्ष और दीर्घ और प्लुत हो गया। हर्ष में जो है इनकी मात्राएं जो होती हैं, एक होती हैं। ठीक है, और इनकी मात्राएं होती हैं जो कितना, इनकी मात्राएं दो होती हैं। ये दीर्घ जो होगा उनकी मात्राएं दो होगा। अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये दो मात्राएं कैसे होती हैं। अब प्लुत का मात्राएं जो होती हैं, जो प्लुत का मात्राएं होता है वो लगभग मतलब दो से अधिक होगा, लेकिन फिर भी हम जनरली तीन ही लिखते हैं कि तीन मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर में कौन कौन से आएंगे हमको ये जानना है। तो हर्ष स्वर में ये आएगा, ठीक, फिर ये आएगा, ठीक, छोटा छोटी, छोटा ऊ और री, ये आएगा चार हर्ष में। ठीक है, दीर्घ में कौन आएगा, जिसमें दो मात्राएं हैं। देखिए इसमें एक ही मात्रा है, एक मात्रा, ठीक है, सब में एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है, जैसे आ, दो मात्राएं हैं। ठीक है, फिर इसमें आएगा आपका बड़ी, फिर बड़ाऊ, फिर बाकी जो बचा वो सारी आएंगी, ए ओ औ। ठीक है, आया, इतनी सारी चीज़ें हो गई।
और अगर देखा जाए तो ये अंक आहा में भी दो मात्राएं होती हैं, इसमें भी दो मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा अलग ही रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब इसको अलग ही रखा गया है तो इसको भी अलग ही रखा जाए। तो ये होता है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हमने कहा था स्वर, 11 की बात हमने कर ली। अभी जो प्लुत है, प्लुत मतलब तीन मात्रा होता है, ये जनरली आप लोग जानते होंगे, जैसे कभी कभी देखो बोला था ओम, हाँ तो ऐसे लिखा जाता है ना। तो इस तीन का मतलब क्या है कि इसमें तीन मात्राएं लगी हुई हैं, इसमें तीन मात्राएं लगी हुई हैं, ठीक है, इसको प्लुत बोलते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, ऐसे 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 कई जगह लिखा था ना, कहीं ऐसे लिखा रहता है, तो इसको देखो कई मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए इसको प्लुत मात्रा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं स्वर में कुछ और बचता है क्या। स्वर में स्वर ये हो गया, स्वर का ये पढ़ लिए। स्वर, कुल स्वर 13 होते हैं, जो कि सबको आयोग वाह को जोड़ के 13 होते हैं। मूलतः स्वर 11 होते हैं, मात्रात्मक 10 होते हैं। फिर अयोग वाह, इसको अयोग वाह बोलते हैं, ठीक है। फिर स्वर को मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ। फिर मात्रा एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर होता है कि इनकी मात्रा, जैसे और क्या छूट रहा है, कुछ दिमाग में छूट रहा है। हाँ, एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डिनोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जिसमें दो स्वर मिलके बने हुए हैं, दो स्वर मिलके बने हुए हैं। तो दो स्वर मिलके बने कौन कौन से, एक ए बना है, एक ए बना है, एक ओ बना है, हाँ ओ बना है, एक औ बना है। ये चार जो हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इतना आप लोग जान पाए। अब अभी और बहुत सारा है इसमें, लेकिन चलिए हम सोच रहे हैं स्वर खत्म कर दें, उसके बाद व्यंजन कल पढ़ा जाएगा। तो स्वर ये होता है। अब ये तो पढ़ लिए मात्रा के आधार पे, अब पढ़ते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पे। ओष्ठ की आकृति के आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ठीक है। जैसे जब हम बोलेंगे तो हमारे जो होठ हैं वो कैसा होगा, तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है वृत्ताकार, या इसी को गोलीय भी बोलते हैं, कई बुक में गोलीय लिखा हुआ है, वृत्ताकार या गोलीय। और एक होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या आगोलीय, ठीक, आगोलीय, ठीक है। तो वृत्ताकार क्या कौन सा होगा, वृत्ताकार कौन सा होगा, वृत्ताकार वो होगा कि जिस स्वर को हम बोलेंगे, बोलते समय हमारे होंठ गोल होंगे या वृत्त के समान बनेंगे। जैसे देखो हम ऊ बोल रहे हैं, आप लोग भी ऊ बोल के देखिए तो आपके होंठ थोड़े गोल बन जाएंगे, मतलब गोल बनेंगे, जैसे ऊ ऊ होते हैं, हाँ? फिर ऐसे बड़ा ऊ भी होगा, ऊ, फिर ओ, फिर औ। देखो जब आप बोलेंगे चारों वर्ड, तो जब बोलेंगे तो वो गोल बनेगा, क्या गोल बनेगा, होठ गोल बनेगा, तो उसी को वृत्ताकार बोलते हैं या गोलीय बोलते हैं। ये गोलीय स्वर कहलाएंगे या वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, बाकी जो बचे वो अवृत्ताकार होंगे। जैसे आ, देखो इसको बोलने में कहीं होठ आपके गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आ देखो ये भी गोल नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा गोल, ये भी, इसमें भी नहीं होगा, री में भी नहीं होगा, ए नहीं हो रहा है, आई इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ओष्ठ की आकृति के आधार पे गोल होगा, ठीक है। एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर, जिस तरह आगत व्यंजन होता है, दो आगत व्यंजन होता है, एक होता है ड ढ, ऐसे एक आगत स्वर होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, ये आगत स्वर है। तो ये भी क्या है, ये वृत्ताकार होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वृत्ताकार होता है। और खासकर वो क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो थोड़ा सा विवादित या अपवाद टाइप होता है, उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये भी वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर या स्वर तो कहते नहीं, क्योंकि भाई इसको शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ आगत स्वर यानी विदेश से आया हुआ स्वर या बाहरी स्वर या विदेशी स्वर ऐसे बोला जाता है। तो ये आप वृत्ताकार स्वर खैर बोल दे रहे हैं, विदेश वृत्ताकार स्वर कहलाएगा ये, ठीक है। ये भी जो ये आगत स्वर है ये वृत्ताकार होता है, जैसे हमारा ऊ ऊ ऊ है, वैसे ये भी है, ठीक है।
अब इसी प्रकार जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भी हम बांटते हैं स्वर को। ये देखो, जीव की क्रियाशीलता मतलब जीव का हमारा क्या रिएक्शन है, क्या क्रिया है, क्या सक्रियता दिखाता है जीव हमारा इन स्वरों को पढ़ने के समय, बोलते समय, उसके आधार पे क्रियाशीलता के आधार पे है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे हम इसको तीन बांटेंगे, तीन में। कौन कौन? एक अग्र स्वर के लिखेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। एक को मध्य स्वर बोलेंगे, एक को पश्च स्वर बोलेंगे। ठीक है, इसको आप अंडरस्टूड करिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो अग्र स्वर में जैसे हम जब बोलेंगे वर्ड तो लगे कि हाँ हमारे जीभ की आगे से आगे जो है वहाँ से बोली जा रही है। हमारा जीभ जो है आगे क्रियाशील कर रहा है, या जो हमारे बोलने पे महसूस होता है। जब आप बोलेंगे तो बोलिए ई, तो लगता है कि आगे से बोल रहा हूँ ई, तो ये ई, बड़ी ई है। इसी तरह ए, देखिए मालूम पड़ा कि हाँ मैं आगे से ही बोल रहा हूँ, मतलब एकदम दांत और होठ के पास से कहीं से निकल रही है आवाज़। हाँ, ए, आए। इसी तरह री। ठीक, अब इस तरह मध्य स्वर जैसे जैसे मान लो कहीं बीच से मैं बोल रहा हूँ मुंह के कहीं बीच से मैं बोल रहा हूँ और पश्च जो एकदम पीछे से कंठ के आसपास, जो आपके कंठ के आसपास होते हैं ना वो निब्बल टाइप, वो निडल उसी टाइप का। तो उससे वहाँ से बोलते हैं जैसे आ, देखिए मान लो पीछे से आ रहा है ऊ, वो भी कंठ से आ रहा है। हाँ, ऊ, ठीक है, ओ, आओ, ये सब पश्च भाग से आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, आप खुद जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे जिस तरह ये जीव का हो, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमने इनको तीन भाग में बांटा, उसी तरह हम लोग तालु के हिसाब से बांटेंगे। तालु के हिसाब से, तालु, ये भाई छोटा हो रहेगा, गलती हो गया। तालु की स्थिति के आधार पर बांटेंगे, कि मतलब तालु के आधार पर कैसे करेंगे? तालु की स्थिति के आधार पर, थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ लेकिन खैर आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तालु के आधार पर, तो तालु के आधार पर भी हम चार तरह से बांट सकते हैं। इसको ऐसे हम बना दे रहे हैं। इसको एक बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। एक बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। और बोलते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है सब। अर्ध, डरने वाली कोई बात नहीं है, अर्ध विवृत स्वर। देखिए, समृद्ध मतलब ढका हुआ, घिरा हुआ। हाँ, समृद्ध मतलब ढका हुआ, घिरा हुआ, यानी ऐसा वर्ड, ऐसा स्वर, क्योंकि हम लोग स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा स्वर जो ढका हुआ हो, घिरा हुआ हो, ढका हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ढका हुआ, ढका हुआ। तो ऐसे कौन कौन स्वर है? तो देखिए, जब कोई स्वर बोलेंगे तो आपके जो मुंह है घिरा हुआ रहेगा, ढका हुआ रहेगा, जो मुंह बोलते समय बंद रहेगा थोड़ा बहुत। जैसे ई, देखिए आपका दांत खुला नहीं है, दांत एकदम सट जा रहा है। ठीक है, तो ई, बड़ी ई। ऊ, देखिए एकदम ऊ बोलते समय आपका होठ से बंद हो जा रहा है, ऊ, बड़ा ऊ। री, देखिए आपका मुंह मतलब ढका हुआ है, घिरा हुआ है, पूरा खुल नहीं रहा है मुंह। अब अर्ध स्वर, अर्ध समृद्ध मतलब आधा खुला हुआ, ढका हुआ तो रहेगा लेकिन आधा ढका हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत खुला रहेगा। जैसे ए, देखिए ए बोलते समय लग रहा है कि यहाँ कुछ खुला हुआ है। ठीक है, इसी तरह ओ, इसी तरह ओ। और विवृत स्वर मतलब खुला हुआ, मतलब खुला हुआ। विवृत स्वर मतलब खुला हुआ स्वर, जो घिरा हुआ नहीं है, खुला हुआ स्वर। जैसे आ, देखिए जब आप आ बोलते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है, आ। ठीक है, पूरा मुंह खुल गया, आ बोल के देखिए पूरा मुंह खुल जाता है। ठीक है, इसी तरह अर्ध विवृत स्वर मतलब आधा खुला हुआ स्वर। जैसे देखिए पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, जैसे आ में खुला ना आ, वैसे अ में नहीं खुला, अ में आधा खुल रहा है। इस तरह ए, इस तरह औ, पूरा नहीं खुलता, थोड़ा सा खुलता है। तो ये हो गया तालु के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ हो गया तालु के आधार पे। और बाकी आप ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लगभग इतना हमारे ख्याल से कंप्लीट है। स्वर के बारे में और कुछ छूट रहा होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा जब व्यंजन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और छूट रहा है, मैं उसको इसी में ख़त्म करना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ इसी में ख़त्म कर दूँ। कि जैसे मतलब बोला कहाँ से जाता है, जिस तरह जब व्यंजन पढ़ेंगे तो कंठ से बोला जाता है,
तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। तो ऐसे इसको भी बोला जाता है। तो इसको भी बोलने के लिए लिख लेते हैं। आपको एक चार्ट हम बता देते हैं, शायद चार्ट जब बनाएंगे तो शायद आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या है। तो एक आप ऐसे बना लीजिए, कंठ बना लीजिए। मतलब कंठ, जो कंठ से बोला जाएगा। एक बना लीजिए तालव्य, जो तालव्य से बोला जाएगा, ठीक, तालु से, वही तालव्य से। फिर एक मूर्धा बुला लीजिए, मूर्धा मतलब मूर्धन्य, वही मूर्धा, हाँ, ये हो गया। फिर एक बना लीजिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। एक बना लीजिए कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। और एक बना लीजिए सिर्फ ओष्ठ। पहले मैं इसको समझा दूँ। कंठ मतलब जो स्वर बोलने पे ऐसा एहसास हो कि कंठ से निकल रहा है, ठीक है। ऐसा स्वर जो कंठ से निकल रहा है, जैसे अ, देखिए कंठ से निकल रहा, आ कंठ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। इसी तरह तालव्य, तालव्य मतलब ऐसा लगे कि हाँ तालु से बोला जा रहा है, जो बोलते समय तालु का कुछ उसमें सहयोग हो रहा है। जैसे ई, देखिए जब बोलेंगे तो जीभ और तालु सटना, सटेगा थोड़ा बहुत, तो उसको ई, बड़ी ई, तो ये हो गया। और मूर्धा, मूर्धा में जो री, देखिए जब जब री बोलेंगे तो आपका जीभ थोड़ा सा मुड़ेगा, मूर्धन्य होगा, मुड़ेगा थोड़ा सा, जीभ ऐसे थोड़ा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा मूर्धा, इसको री बोलते हैं, री। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से मिलके जो बोला जाएगा, कंठ तालव्य बोला जाएगा। कंठ और तालु से जो मिलके बोला जाएगा उसको कंठ तालव्य बोला जाएगा। तो कंठ तालव्य से बोलने वाले दो कैसे हैं, कौन स्वर है हमारा, ए, देखिए ए, देखिए जब ए बोल रहे हैं तो हमारा जीभ भी, जीभ थोड़ा सा मुड़ रहा है और ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ कंठ से भी निकल रहा है। तो ए, आई, देखिए, ओ सॉरी, दो मात्रा लग गया, एक मिनट, आए, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ओष्ठ और कंठ से बोला जाएगा, जिसमें कंठ और होठ का यूज हो, उसको बोलेंगे कंठ ओष्ठ, ठीक है। देखिए बोलिए ओ, देखिए अ कहाँ से आता है, यहाँ भी देखिए, यहाँ से अगर देख सकते हैं, अ कहाँ से आ रहा है, कंठ से। और ये ओ का मात्रा लगा ओ, देखिए होठ काम कर रहा है, ओ बोलने में होठ काम कर रहा है ना, तो कंठ ओष्ठ, तो ये ओ हो गया, ओ, ओ, हाँ, ये कंठ ओष्ठ हो गया। और सिंपली ओष्ठ पर कहाँ से बना था, ओष्ठ, ओष्ठ हमेशा देखो ऊ होता है इसमें और बड़ा ऊ होता है। तो ये आपका खत्म होता है। और एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा हिंदी भाषा, व्याकरण और समान, उसके समान परिचय। भाषा क्या होता है, विचार प्रकट करने वाला माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है। भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना। भाष का अर्थ मतलब क्या है, भाष का अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना। अब भाषा को अगर देखा जाए, सब सरल भाषा क्या होगा, मौखिक, मौखिक सरल भाषा होता है। और सबसे कठिन भाषा क्या होता है, सांकेतिक भाषा। भाषा में देखा जाए तो बोली एक होता है, एक भाषा होता है, ठीक है। बोली मतलब एक किसी क्षेत्र में सीमित होता है, और भाषा किसी क्षेत्र में विस्तार होती है। मतलब भाषा का जो क्षेत्र होगा वो विस्तारित होगा, विस्तार मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और मातृभाषा, आप तो समझ रहे होंगे, मातृभाषा मतलब परिवार एवं समाज से मिलता मिलता है। राजभाषा जो प्रशासन के कामकाज में जो यूज होता है, जो भाषा, वही भाषा राजभाषा कहलाएगा। राष्ट्रभाषा अधिकांश, मतलब अधिकांश देश जो यूज करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र द्वारा उपयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका संधि विच्छेद किया। व्याकरण मतलब व्याकरण हमको क्या समझाता है कि वर्ण विचार कैसे लिखते हैं। मतलब व्याकरण हमको वर्ण विचार देता है, शब्द विचार देता है, वाक्य विचार देता है। यानी वर्ण विचार यानी वर्ण को समझने में मदद करता है, शब्द को समझने में मदद करता है, वाक्य समझने में मदद करता है, ठीक है, वही चीज़ लिखा है। तो हमने अभी शुरू किया वर्ण विचार। तो वर्णों का शुद्ध लेखन एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। वर्ण विचार क्या कराएगा, वर्णों का शुद्ध लेखन, यानी वर्ण को कैसे हम शुद्ध लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, उसका ज्ञान हमको कराता है। वर्ण किससे मिलकर बना है, वो ध्वनि से मिलकर बना है। जो कि ध्वनि जो है, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अभी किसी पेपर में हाल ही पूछा था, शायद अब याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछा था कि सबसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन है, तो बहुत लोग वर्ण लगा के आए थे। तो वर्ण गलत होगा, ध्वनि होगा, ठीक है। अगर ये पूछेगा लिखित सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण होगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम लोग पढ़े वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर के हमने ये किया। फिर इसके बारे में अलग अलग हमने पढ़ा, ऐसे सारी चीज़ें बताई। फिर हर्ष दीर्घ प्लुत बताया। फिर संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो ये हमने बता दिया। फिर होस्ट, अब उसको
आधार पे बांटा गया, होस्ट के आधार पे बांट दिया हमने, जो कि वृत्ताकार अवृत्ताकार होता है। फिर जीव की क्रियाशीलता बांटा हमने, तो अग्र पश्च मध्य होता है। फिर तालु के आधार पे बांटा, समृद्ध असमृद्ध विवृत अर्धविवृत इनमें बांटा। फिर स्वर को बोला कहाँ से जाता है, स्वर को बोलने का स्थान कहाँ कहाँ से, कंठ से, तालव्य से, मूर्धा से, कंठ तालव्य से, कंठ ओष्ठ से, ओष्ठ से, तो कौन कौन से हैं थोड़ा इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। जब मैं इसको पढ़ा लूँगा तो मैं कोई अथेंटिक देखूंगा, कोई अगर प्रैक्टिस सेट होगा या फिर कोई बुक होगा उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जो मैं मेरा ये पहला वीडियो है, कुछ भी इसमें गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल अंकुश गोरखपुरिया, स्टडी विद स्माइल। धन्यवाद।